हे गाइस, मैं हिमांशु सिंघल और मैं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1 इकोनॉमी की फर्स्ट बुक है। इसकी आज हम यूनिट सेकंड देखेंगे। यूनिट फर्स्ट मैंने आपको पहले ही करा चुकी हूँ, तो आज हम इसकी यूनिट देखेंगे। बुक का नाम है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो आज चलिए अब हम इसकी यूनिट सेकंड यूनिट सेकंड नहीं, चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको पहली वीडियो में कराया है। हम आज इस वीडियो में चैप्टर सेकंड देखेंगे। तो ये देखिए, ये रहा चैप्टर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड का नाम है हमारा विकास एवं विकास अंतराल का मापन, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। तो आर्थिक विकास के सूचक या मापदंड ये इसमें दे रखा है। इसमें आर्थिक विकास के सूचक या मापदंड क्या है? सूचकीय मापदंड को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार के आधार पर और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के आधार पर। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल ने अलग अलग विवाद बताया अपने हिसाब से कि आर्थिक विकास का सूचक और मापदंड क्या है। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी अपने ये सूचक के विचार बताए राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को, कि ये अगर राष्ट्रीय आय बढ़ी तो हमारा आर्थिक विकास होगा, प्रति व्यक्ति आय तो आर्थिक विकास होगा, आय व संपत्ति की असमानता बढ़ी तो आर्थिक विकास होगा, अधिक कल्याण हो रहा है, आर्थिक कल्याण हो रहा है तो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता बढ़ रही है, मानव विकास सूचकांक और जीवन गुणवत्ता सूचकांक ये सब बढ़ रहे हैं तो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। ये हमारे आधुनिक विचारकों के अनुसार था। और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार क्या था वो हम देख लेते हैं, क्या होने पर हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। तो ये दे रखा है इन्होंने पूरा खोल के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार। तो इसमें दे रखा है वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार इन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर सोना चांदी की मात्रा तथा विदेशी व्यापार की मात्रा को ही इन्होंने सोना चांदी, अगर हमारे पास सोना चांदी की मात्रा अधिक और हमारा विदेशी व्यापार हो रहा है ना, तो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री ने कहा था। एडम स्मिथ ने कहा था कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा का अधिक होना ही, अगर हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा अधिक हो रही है, उत्पादन में हमारी वृद्धि हो रही है तो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने बताया था अधिकतम सामाजिक कल्याण, अगर हमारे सामाजिक कल्याण हो रहा है तो हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। सामाजिक कल्याण यानी सबके पास धन का समान वितरण हो रहा है, कोई गरीब नहीं है और कोई अमीर नहीं है। फिर प्रोफेसर जे.एस. मिल के अनुसार ने तो सहकारिता को ही आर्थिक विकास का मापदंड बताया है। प्रतिष्ठित ये सहकारिता को उन्होंने बताया अगर सहकारिता आर्थिक विकास का मापदंड है। फिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाए गए मापदंड एकांकित थे और उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, तभी तो हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्री ने विचार दिए थे कि ये एकांकित थे, इनका कोई ऐसा वैज्ञानिक आधार नहीं है, सही नहीं थे, तो इसलिए हमारे आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार आए थे। ये देखिए इन्होंने दे रखा है ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार, व्यू ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, राष्ट्रीय आय। इन्होंने जो बताया था सबसे पहले था हमारा राष्ट्रीय आय, कि हमारा अगर राष्ट्रीय आय हम बता देते हैं किसी देश में एक वर्ष के अंदर पैदा की गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। एक देश में जब किसी वस्तु सेवाओं के जो उत्पादन हो रहा है उनके बाजार मूल्य जितना होगा वही हमारा सब जोड़ कर राष्ट्रीय आय कहलाते हैं। बस शर्त यह होना चाहिए कि हमारे जो देश के अंदर उत्पादन हो रही है और जो हमारे जो हमारे देश में आ रही है उसमें, किसी देश में एक वर्ष के अंदर पैदा की गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, जरूरी नहीं कि हमारे देश के अंदर ही वो सब कुछ काम हो रहा हो। विदेशों से जो हमारे अलग कोई जो हमारे विदेशों में जाते हैं जो कमाने, किसी के भाई बहन जो भी विदेशों से कमा रहे हैं, अगर वे हमारे राष्ट्र में आ रहे हैं तो भी वे हमारी राष्ट्रीय आय ही कहलाएंगी। जो कहते हैं ना बाहर से विदेश से कमा के इंडिया में बेचते हैं तो उसे भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ लेते हैं, पर लेकिन वे सकल घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ी जाती। जीडीपी में उनका काउंट नहीं होता, पर लेकिन राष्ट्रीय आय में उनका काउंट हो जाता है। तो यही बता रखा है इन्होंने, तो इसमें पूरा दे रखा है, चाहे आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद, इसमें आएगा एक देश में उत्पादित, इसमें सब सिर्फ अपने देश के अंदर को ही जोड़ा जाता है। इसमें दे रखा है तो सकल घरेलू उत्पाद से हमारा से एक देश की घरेलू सीमा, यानी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है।
शर्त यह होनी चाहिए कि उसी देश में उत्पन्न हो रहा है। अगर ये विदेशों से कोई आय कमा के भारत में भेज रहा है ना, उनके भाई बहन जो भी रिलेटिव्स जो भारत में पैसा रहा है, वो सकल घरेलू उत्पाद में नहीं काउंट होगा। सकल घरेलू उत्पाद में शर्त यह है कि उसी देश में उत्पादन होना चाहिए। ये शर्त दी गई है सकल घरेलू उत्पाद में हमारी। तो आप ये पढ़ सकते हैं इसका, अगर आप चाहते हैं तो। फिर आ जाएगा हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ये आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ढंग से इतना वो नहीं कर रही हूँ, इतना आप जानते हैं। सकल घरेलू उत्पादन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। GNP हमारा कैसे प्राप्त होता है? GNP हमारा होता है, GNP प्राप्त करने के लिए यानी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में जो विदेशों से प्राप्त सुधार हो रही है उसे जोड़ दो, तो हमारा क्या हो जाएगा? GNP हो जाएगा, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, MP मार्केट प्राइस पे हो जाएगा। इसमें विदेशों से जोड़ दो तो हमारा GNP हो जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर डोमेस्टिक, यहाँ पे GDP था ना, यानी डोमेस्टिक का मतलब था उस घर से, मतलब हमारे देश के अंदर ही सिर्फ घरेलू उत्पाद, हमारे देश को इन्होंने घर मान लिया है, तो वही कह रहे हैं इनका घरेलू उत्पाद जो हमारा हो रहा है सिर्फ इसमें एक देश की सीमा के अंदर का जो आय कमाई रही है उसमें उसको ही जोड़ा जाएगा GDP में। और इसमें GNP मतलब राष्ट्र की आय है, राष्ट्र की तो आय वे भी है जो विदेश से कमा के भेज रहे हैं भारत में, वे ही राष्ट्रीय आय है, तो इसलिए उन्होंने क्या दिया? GNP में इन्होंने विदेश से प्राप्त सुधार को जोड़ लिया है। बस इसमें से आएगा तो वेरी शॉर्ट ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा इसमें से आने वाला नहीं है, तो इसलिए इसे इसी हिसाब से करिए। ये इसमें वैसे इतना सब कुछ दे रखा है, आएगा नहीं। फिर जाएगा हमारा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय हमारा प्राप्त हो जाती है हमें, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय में से अपॉन जनसंख्या को घटाने पर भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय हमारी प्राप्त हो जाती है। बस इसे ऐसे ही कर रहा हूँ वेरी शॉर्ट के हिसाब से, आपको पूरी वीडियो दिखा रही हूँ इसमें क्या क्या है, और फिर आप कहेंगे हमें दिखा नहीं। फिर आ जाएगा हमारा आय व संपत्ति की असमानताएं, लोरेंज वक्र, ये आ जाता है। लोरेंज वक्र क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये लोरेंज वक्र है। ये इसमें दिखाया था उल्टा यू आकार का होता है। ये देखिए कुर्जनेट्स एक अर्थशास्त्री थे, मतलब विकसित देशों की तुलना में अर्धविकसित देशों की आय व संपत्ति के वितरण में असमानता अधिक होती है, मतलब विकसित देशों की तुलना में जो आय व संपत्ति में अर्धविकसित देशों में अधिक होती है। कुर्जनेट्स प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस समस्या का अध्ययन किया है, और आर्थिक वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में सापेक्ष आय असमानता वृद्धि है, मतलब जब आर्थिक विकास की ओर अर्धविकसित देश बढ़ता है तो शुरुआत में उसकी असमानताएं बढ़ती हैं, कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है, फिर स्थिर हो जाती है, और फिर बाद की अवस्थाएं में कम होनी स्टार्ट हो जाती है। इसे आय वितरण की विपरीत यू आकार की परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने ये दिखा रखा है लाइन ऑफ इनइक्वालिटी, गिन्नी गुणांक, ये हमारा लाइन ऑफ कंप्लीट इक्वालिटी ये वाला दिखा रखा है, जो लाइन है वो इक्वल इक्वालिटी की है, और ये हमारा लोरेंज वक्र है। इससे मतलब इस लाइन से जितनी दूर दूर ये लाइन होती जाएगी उतनी हमारी आय की असमानता बढ़ती जाएगी। इस लाइन पर आय की असमानता कम है इससे कंपैरिजन टू इस लाइन से, और जैसे जैसे ये लाइन इस लाइन के आगे बढ़ती जाएगी, मतलब इसके पास होती जाएगी, तो मतलब आय की असमानता हमारी कम हो रही है। और इससे इस लाइन से, ये तो हमारा लाइन ऑफ कंप्लीट इक्वालिटी है, मतलब सब में आय बराबर है, कोई धनी और कोई निर्धन नहीं लोग नहीं है, सब में आय बराबर है, ये वाली लाइन पे, इस वाली ये जो लाइन सीधी है। पर लेकिन इससे जैसे जैसे हमारी ये लाइन जो दूर होती जाएगी, इसका मतलब है कि हमारे ऐसा आय की असमानता बढ़ रही है, यानी कुछ लोगों के पास आय का कुछ हिस्सा ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास आय है ही नहीं, तो ये दिखा रहा है इन्होंने। इससे जितनी दूर होती जाएगी आय की असमानता उतनी ही बढ़ती जाएगी। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिया है और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इनकम लिया है, लोरेंज वक्र है, इसे आप कर लेना क्योंकि ये आ जाता है पेपरों में, शॉर्ट में आ जाता है, ये कभी कभी लॉन्ग में भी दे सकते हैं, इनका कुछ नहीं पता।
तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है क्विज नेटवर्क लॉरेंज कर्व। तो इसे ढंग से कर लेना। गिन्नी गुणांक इसका अंक गणितीय जो वो रूप दे दिया है तो इसे गिन्नी गुणांक इन्होंने कह दिया है। यह गिन्नी गुणांक लॉरेंज वक्र की उपेक्षा असमानता की सीमा के मापन का श्रेष्ठ मापदंड है। जो गिन्नी गुणांक होता है वो 0 तो पूर्ण समानता को दिखाता है, यानी इसमें है, यानी 0 है वो पूर्ण समानता है, और जो 1 हो जाता है वो पूर्ण दोनों समानता को दिखा रहे हैं यार। ये जो 1 है ना वो पूर्ण असमानता को दिखाता है, यानी यहाँ पे ये जो 0 है ये तो पूर्ण समानता को दिखाएगा ये वाला, और जो ये यहाँ पे हो जाएगा ना ये हमारा दिखाएगा पूर्ण असमानता को, ये जो यहाँ पे होगा। तो ये असमानता है, समानता नहीं है, इसे असमानता कर लेना। जो 1 होगा हमारा पूर्ण असमानता को दिखाएगा कि बीच का परिवर्तन करता है। तो इसमें बताया गया है कि इसके बीच का जो परिवर्तन है जितना अधिक गुणांक करता है, मतलब 0 से जितनी अधिक होगा उतना ही हमारा आई की असमानता होगी। गिन्नी गुणांक 2 के चित्र ये दिखा रखा है। अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही लॉरेंज वक्र 45 रेखा के नीचे होगा, उतना ही अधिक आय में असमानता का वितरण होगा। चित्र 2 के क्षेत्र में लॉरेंज वक्र एबीसीडी लगभग, और ये बस इन्होंने दे रखा है, मैंने आपको बता दिया वही है, आप चाहे इसे पढ़ लेना बस एक बार। देखा ये इन्होंने दे रखा है, ये हमारा क्विज नेटवर्क, ये हमारा आर्थिक कल्याण है। इन्होंने आर्थिक कल्याण का बताया है कि अधिक उपभोग होगा। इन्होंने 2 पक्षों में आर्थिक कल्याण को विभाजित किया है, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। बताया आर्थिक कल्याण तब नहीं होगा अगर हमारी आय में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आर्थिक कल्याण का मतलब ये नहीं कि हमारी आय में वृद्धि हो रही है तो हमारा आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हो रही है। मान ली आय में वृद्धि हो रही है तो वे जरूरी नहीं है सभी व्यक्तियों के पास आय का समान वितरण हो रहा है, कुछ व्यक्तियों के पास ही हो रहा हो। मान लिया धनी व्यक्ति और धनी हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं, गरीबों के पास कोई आय वितरण ही नहीं हो रही है, सिर्फ धनी लोग अपने धन का विस्तार कर रहे हैं, उनकी ही आय में वृद्धि हो रही है। तो ये कहना पूर्णतः उचित नहीं है कि हमारे आय में वृद्धि होने से हमारे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगा। तो यही बताया गया है इन्होंने। मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों बताया गया है। मांग पक्ष के हिसाब से देख लेते हैं पहले हम। अधिक उपभोग हो रहा है, उच्च जीवन स्तर, मनुष्य की कार्यक्षमता व आवश्यकता में वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी तो हमारा आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो अधिक उपभोग होगा, ये चक्र नहीं चलता रहेगा। ये तो हमारा हो गया मांग पक्ष के जरिए। अभी हमारा दिखा रखा है इन्होंने पूर्ति पक्ष, इसे भी देख लेते हैं। आर्थिक कल्याण की पूर्ति पक्ष। अधिक उपभोग होगा तो वस्तुओं की अधिक मांग होगी, वस्तुओं की अधिक मांग होगी तो अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन होगा तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो हमारा अधिक उपभोग होगा। यही 2 इन्होंने दिखा रखा है आर्थिक कल्याण में मांग और पूर्ति पक्ष के हिसाब से। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ये दे रखा है। तो ये हमारा यहीं पे चैप्टर 2 ख़त्म होता है। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं। आपको ये दिखा देती हूँ, ये रहा इसके लघु क्वेश्चन, ये रहे इसके बहुविकल्प, जिसको बहुविकल्प क्वेश्चन देखने आए भी ये रहे, आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारा ये 2nd चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 3rd चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।